नमस्ते। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। ये सीरीज़ है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 नवंबर को पहला शिफ्ट में, उसका मैं पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करा रहा हूँ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक पूरा करा दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है, तो इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक करेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूँ। यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। उसी संख्या का 80% कितना होगा? तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का 20%, तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं वो संख्या है x। x का 20%, x का 20 x का 20% को 90 में जोड़ा जाता है। 90 में जोड़ दिया, उसके बाद क्या होगा? तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमने क्या माना था? x माना था, तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कट जाएगा, 0 से 0, 2 एकम 2 पंचे, उसके बाद x अपॉन 5, ये हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 पैना 45, 450 बराबर x। नीचे आ जाएगा 5, तो ये 5 यहाँ पे चले जाएगा गुणा में, तो x हो जाएगा। ये हम चलिए पूरा लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा 450, उसके बाद ये 5x यहाँ पे आ जाएगा। 5 का गुणा यहाँ पे होगा तो 5x हो जाएगा। उसके बाद x इधर चले जाएगा, तो ये 5x माइनस x, तो ये हो जाएगा 4x। तो 450 बराबर 4x। तो ये आ चुका है 450 बराबर 4x। तो इसको हम चलिए x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो x बराबर आ जाएगा 450 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 4। तो ये तो x आ गया। आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? उसी संख्या का 80% कितना होगा? तो ये संख्या आ गया। अब इसका 80% निकालेंगे, तो 80% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम काट लेंगे, आपको दिख रहा है? तो ये थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 2 एकम 2 पंचे, उसके बाद 450 को हम चलिए यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, 450 अपॉन 5, तो ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 नियम 45। ओके, तो ये 0, तो आ गया 90। तो 90 हमारा क्या आ गया? उसी संख्या का 80%। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो इसका मैं सबसे पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ, ऑप्शन लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से 2 वृद्धि का दिया है और 2 कमी का दिया है। तो मैं वृद्धि को प्लस लिख लेता हूँ और कमी को माइनस लिख लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा जगह मिल जाए। तो ए ऑप्शन प्लस 0.8%, ये वृद्धि है। ओके, प्लस मतलब वृद्धि। बी 2%, ये यहाँ पे मैं माइनस लिख लेता हूँ क्योंकि ये कमी है, माइनस 2%। ऑप्शन सी है 5% की वृद्धि, तो प्लस 5%। ऑप्शन डी है 3% की कमी, तो माइनस 3%। तो चलिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। ओके, ट्रिक से भी इसका आंसर मैं कभी और बताऊंगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ट्रिक से मैं तो देखो फटाफट कर दूंगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ इसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो। तो क्वेश्चन में जो जो बोला है हम उसके हिसाब से लिखते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। तो ये टीवी हो गया और ये वॉशिंग मशीन हो गया। टीवी कितना है? टीवी मान लेते हैं 100 है। और क्वेश्चन में बोला है टीवी की कीमत से 40% कम। कौन? वॉशिंग मशीन। तो 40% कम, तो ये हो जाएगा 60। तो ये हो गया प्राइस। अब क्या बोला है? यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाता है। वॉशिंग मशीन कहाँ है? ये है। अब 60 में से, मतलब ये वॉशिंग मशीन जो है 52% बढ़ जाता है, तो 52% बढ़ जाता है मतलब 152 कर देंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे। 0 से 0 आप काट सकते हैं। उसके बाद 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 पंचे 30, 1 31 का 1, हासिल 3, 6 कम 6, 6 3 9, नीचे 10। तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा प्राइस बढ़ने के बाद इसका रेट वॉशिंग मशीन का, तो ये हो जाएगा 91.2। उसके बाद आगे क्या बोला है?
टीवी की कीमत में 76% की कम हो जाता है, मतलब 76% कम हो जाता है। तो कम होने के बाद इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसका प्राइस हो जाएगा 100 में से 76 जाएगा तो ये हो जाएगा 24। ये कब का प्राइस है? ये कम होने के बाद प्राइस है। ये पहला प्राइस था शुरुआत में, दूसरा जब ये बढ़ा तो ये हो गया, जब ये घटा तो ये हो गया। अब बोल रहा है तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो ये तो एक एक का आ गया। अब हम इसको 5 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 का 0, 5 चक्के 30, तो ये 5 वॉशिंग मशीन का कीमत आ गया। वैसे ही इसका भी 5 से गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल 1, 5 एकम 5, 6, 5 नियम 45, तो ये आ गया 5 वॉशिंग मशीन का मूल्य बढ़ने के बाद। वैसे ही यहाँ पे 2 टीवी का बोला है, तो 2 टीवी का हम यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200। उसके बाद यहाँ भी 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो ये आ चुका है प्राइस 5 वॉशिंग मशीन का और 2 टीवी का। अब क्वेश्चन में बोला है कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो एक काम करता हूँ, इसको मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि ये तो रफ काम था। तो ये है टोटल, अब हम टोटल करेंगे तो टोटल ये हो जाएगा 200 और 300, तो ये हो जाएगा टोटल 500। अब इसको भी हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 8, 14 का 4 हासिल 1, हासिल 1, 5, 4 9 और 1 10 का शून्य, हासिल फिर से 1, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 504। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो चलिए मैं अलग से जोड़ के आपको दिखा देता हूँ। 456 और 48, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 5 4 9 1 10 का शून्य, हासिल 1, फिर 4 और 1 5, तो 504 आ गया। ये कौन सा प्राइस है? जब दोनों को जोड़ लिए कुल प्राइस ये आ गया। तो शुरुआत में प्राइस ये था, उसके बाद जब बढ़ा और घटा तब प्राइस ये आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है, पहले 500 था अब 504 हो गया है ना। अब देख सकते हैं पहले 500 था अब कितना हो गया, 504 हो गया। कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। किस पे? तो किस पे बढ़ा है? देखिए, जब भी क्वेश्चन में बोले कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना प्रतिशत घटा है, प्रतिशत परिवर्तन, तो सबसे पहले जितना बढ़ा उसको लिखते हैं ऊपर में, उसके बाद नीचे में लिखते हैं बेस प्राइस। बेस प्राइस मतलब शुरुआत वाला, तो शुरुआत कितना है? 500 है, तो हम यहाँ पे 500 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बोला है तो 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद 4/5, ओके 4/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले हम 4 को भाग देंगे 5 से, तो ये भाग तो नहीं जाएगा, एक दशमलव लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक दशमलव आ चुका है तो मतलब एक जीरो आ चुका है, तो ये 40 हो गया, तो 5 अट्ठे 40 पूरा कट गया, तो ये 0.8% आ गया। तो इस क्वेश्चन का तो प्रतिशत परिवर्तन आ चुका है 0.8%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी में 3% ये घट गया है, ये बढ़ गया 5, ये घट गया 2, ये बढ़ गया 0.8%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन बोला है एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो बोला है उसको हम लिख लेते हैं। तो 150 आम खरीदा तो सीपी हो जाएगा 150। उसके बाद बोला है 120 आमों का विक्रय मूल्य, तो 120 आम का विक्रय मूल्य एसपी बराबर, एसपी मतलब विक्रय मूल्य 150 आम के क्रय मूल्य के बराबर, 150 आम का क्रय मूल्य इसके बराबर है, क्वेश्चन में बोला है। अब यहाँ पे सीपी और एसपी का हम रेशियो ले लेते हैं, तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 120 अपॉन 150, ये रेशियो है। तो इसको हम काट लेंगे, तो ये किससे कटेगा? 0 से 0 काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ चुका है 4/5। अब हमें इसी से हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है, और भी प्रॉफिट का। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपी 4 है, एसपी 5 है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1 रुपये का हो रहा है। किस पे प्रॉफिट हम निकालते हैं? सीपी में निकालते हैं, और सीपी जब भी प्रॉफिट निकालना है सीपी पे तो नीचे सीपी लिखेंगे, सीपी कितना है? 4 है, तो ये हो जाएगा 4, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब हम इसको भाग कर देंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 बचा, तो 4 पंचे 20, तो ये आ चुका है 25।
तो हमारा राइट आंसर आ चुका है 25%। तो दोस्तों आज का 19वां क्वेश्चन है समय और कार्य का। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। तो क्वेश्चन में बोला है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उसी कार्य का दुगना करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए और बी मिलकर इसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितना दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। उसके बाद बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो जब भी इस तरीके से दिया हो, देखिए ये मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ, ये क्वेश्चन में जो दिया था उसी को मैं लिखा हूँ। ए प्लस बी 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। तो जब भी ऐसा हो तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम होता है 12। अब ये 12 आ चुका है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क आ चुका है 12, 6 से भाग देंगे 12 को तो ये आ जाएगा 2, ये होता है एफिशिएंसी। उसी तरीके से 12 को भाग देंगे 12 से तो ये आ जाएगा 1। मतलब ये 1 जो बता रहा है ये बी का एफिशिएंसी है, और ये जो 2 है ये 2 बता रहा है ए प्लस बी का एफिशिएंसी। ओके, तो हमें क्या निकालना है, ए अकेले उसी कार्य का दुगना करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें ए का एफिशिएंसी चाहिए। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बी का एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी अगर 1 है और दोनों का 2 है तो 2 में से 1 घटा देंगे तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। मतलब दोनों का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी इसमें से हटा देंगे तो जो बचेगा ए का एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी 2 है, 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो ए का एफिशिएंसी आ चुका है 1, ये एफिशिएंसी है 1। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है ए अकेले उसी कार्य का दुगना करने में कितना समय लगेगा। तो ये टोटल वर्क 12 था, अब क्वेश्चन में बोला है इसका दुगना, तो 12 का दुगना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्वेश्चन में ही बोला है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कार्य का दुगना, तो कार्य का दुगना कर लिया हम। अब ये 24 क्या है, ये 24 वर्क हो जाएगा ए के लिए, और ए का एफिशिएंसी 1 है तो 1 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 24। तो ये दुगना काम कर लेगा 24 दिन में। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों अभी तक का जो भी क्वेश्चन था उसमें से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा था। कारण क्या है, कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं हुआ। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। तो मैं आपको इसका आंसर ट्रिक के साथ बताऊंगा जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा आपको। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है। बर्तन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपेसिटी, मतलब पूरा बर्तन का कैपेसिटी हमें निकालना है, धारिता निकालना है पूरा बर्तन का। तो देखिए इसका करने का 2 तरीका है, तो मैं इसका सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप एज्यूम करिए, कल्पना करिए कोई बर्तन है, उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो हो गई है। चलो मान लेते हैं एक्स कैपेसिटी है। एक्स कैपेसिटी हिंदी में मैं ऐसा बोलूंगा कि वो बर्तन का जो धारिता है एक्स लीटर है ना। उसके बाद क्वेश्चन में जो बोला है एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है। अगर 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है तो बचेगा कितना, 3/5 बचेगा। ओके, 2/5 अगर नीला है तो बचेगा कितना, 3/5। उसके बाद अगला क्या है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है। अगर 1/3 भाग काले द्रव से भरा है तो बचेगा कितना, 2/3 भाग। ओके, उसके बाद अगला शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है। शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है तो बचेगा कितना, 1/6 भाग। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव से भरा है। मतलब ये जो बचा है, अब ये शेष 4.2 लीटर है। बस इसी को समझना था दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। उसके बाद तो इसको मैं थोड़े अच्छे से लिखूंगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 3 बराबर 4.2। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, दशमलव हट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा। तो इसको काट लूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको काट लूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो x बटे 3 आ चुका है 21। अब x बराबर आ गया 3 का गुणा कर लेंगे 21 से, तो ये हो जाएगा 21 गुणा 3। तो ये आ चुका है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आ चुका है हमारा 63। 63 क्या है, x है। x क्या था, x हमने माना था पूरा बर्तन का धारिता। तो बर्तन का धारिता आ चुका है 63। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 63।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक करेंगे और इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा 15 तक पूरा करा दिया हूँ। ओके, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था, तो उसमें से आपका भी कोई शिफ्ट था, है ना? तो उसमें से अगर आप चाहते हैं आपका शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं कराऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस डेट को आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं उस शिफ्ट का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आ जाऊँगा। ओके, तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।